Iran. There is no triple talaq in Iraq. There is no triple talaq in Syria. There is no triple talaq in Indonesia. ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रदेश रहे, देश रहे, लेकिन हमारा भारत ट्रिपल तलाक चला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से धरती पर चंद्रयान को साउथ पोल पर मंत्री मोदी जी ने शक्ति के नाम से पहचाना। वहां भी शक्ति महिला को जोड़ेगा और उसको कहा। मैं इसके साथ साथ यह भी बोलना चाहूंगा, टाइम में से बोल रहे हैं, मैं यहां यह भी बोलना चाहूंगा कि ये सारी महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसी में आज एक नई कड़ी जुड़ रही है और वो है महिला शक्ति वंदन का विधेयक को पास करना। मैं सभी से तो अपील करूंगा ही, लेकिन इसके पहले एक कुछ और विषय भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक चर्चा आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चर्चा चल रही है कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया, ओबीसी की चिंता नहीं की गई, ओबीसी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, राजनीति में इस तरीके के वक्तव्य चलते हैं और वक्तव्य चलते चलते यहां तक पहुंच गया कि 70 सेक्रेटरी में 3 ही शायद ओबीसी। अब मैं इसमें सिर्फ ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा, मैं ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की कहां पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? क्या कर पाए उसको? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी? किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा? ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती। लेकिन मैं यहां यह बताना चाहूंगा, इस देश को सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। सर, पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। नो, पार्लियामेंट्री एटिकेट नहीं है सर। ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, भारत को
पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। ये ओबीसी की बात करते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस और भैया ना कांग्रेस की बात। कांग्रेस दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं। 27 मंत्री और हमारे एमपी। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं। ओबीसी मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनता दल। I am talking about Congress. That first Prime Minister has been given by NDA, OBC, that is Narendra Modi by NDA. Never Congress has given. मैं OBC मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं। 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं। 27% आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। आउट ऑफ 1358 एमएलएस वी हैव 27% ओबीसी। एंड आई रिपीट दैट अमंग द एमएलसीज 163 हमारे एमएलसीज हैं, जिसमें से 40% ओबीसी है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये और देखिए मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना। इसलिए और आप ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी की बात करें जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा। ये इस तरह की बातचीत है। इसलिए मैं ये सबकी सद्बुद्धि आए, सब लोग मिलकर के चले, नारी सशक्तिकरण में अपने आप को जोड़ करके चलें और इस काम में अपना योगदान करें। और हम ओबीसी समर्थक होते हुए समाज को सबको साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इसका मैं समर्थन करता हूं और सबसे समर्थन। सुश्री डोला सेन, मैम 9 minutes. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on women reservation in my mother tongue, Bangla. And thanks to my party, All India Trinamool Congress, and my respected leader, Honorable Mamata Banerjee, for giving me chance to be in the Council of States, Rajya Sabha, for the 3rd term, so that I gained chance to take part in policy making debates over here. 9.5 বছর রাজত্ব করার পর হঠাৎ 24-এর লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে উইমেন রিজার্ভেশন নিয়ে সংবিধান সংশোধনে বর্তমান শাসক দল দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। কাল রাত প্রায় 10টা পর্যন্ত লোকসভা চলেছে, আজও রাজ্যসভা তাই হবে বোধহয়। বুরা মত মানিয়েগা, বাংলা में एक कहावत है, ভোট বড় বালাই। ইলেকশন কি কম্পালশন है भाई? somehow opposition unity and India alliance নিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চ is worried। তাই ইলেকশন স্টান্স আসছে পরপর। নতুন পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধন হলো,
हमारा तो आदत ही हो गया था कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट आते हैं लेकिन संसद हाउस के अंदर बहुत कम आते हैं, हाउस के अंदर बोलते और भी कम। वो दुख भी इस बार पहले 2 दिन में 4 बार सुनने के बाद चले गए। और विमेन रिजर्वेशन को लेकर नारी शक्ति बंधन बोल के पास कराना है। वी विल अप्रिशिएट, बेटर लेट देन नेवर। 9.5 साल ही सही, थोड़ा विलंबित सोच ही सही। वी विल सर्टेनली सपोर्ट women reservation bill in this house with all our criticism. তবে একটা কথা, সংসদের 2 কক্ষে এই ক্রেডিট ট্রেজারি বেঞ্চ এবং মোদিজির একার বলে যেভাবে দাবি করা হচ্ছে, সরি টু সে এই ক্রেডিটটা কিন্তু তাদের একার নয়। বহুদিন ধরে এই প্রচেষ্টা চলছে। 1992 পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার মহিলাদের 1/3 সংরক্ষণ বিল সংসদে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। লোকসভা ও বিধানসভার জন্য 1/3 উইমেন রিজার্ভেশন পাস হয়নি এতদিন। 1996 সিপিআই এর এমপি গীতা মুখার্জি এই বিল সংসদে পেশ করেছিলেন, পাস হয়নি। কিন্তু যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন হয়েছিল তাকে হেড করেছিলেন গীতা মুখার্জি। ওই কমিটিতে আমাদের মমতা ব্যানার্জিও ছিলেন, যিনি 1998তেও সংসদে এই দাবি তুলেছিলেন এবং আরো বারবার তুলেছেন। 2010-এ রাজ্যসভায় পাশ হলেও লোকসভায় হয়নি। সুষমা স্বরাজ্যের ভূমিকাও এই বিলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। हम तहे दिल से गीता दी, सुषमा जी और दीदी को नमन करना चाहते हैं। দ্বিতীয়ত, ইলেকশনের চিন্তায় উইমেন রিজার্ভেশন বিল পাস হবে এখন, কিন্তু তা বাস্তবে এখন আসবে না। প্রতি 10 বছর অন্তর যে সেন্সাস বা জনগণনা এদেশে হয়, যা করার কথা ছিল 2021-এ, এই শাসক দল তা করেনি এখনো। मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए वो सेंसस और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन सब होगा 26 के बाद। 27, 28, 29 भी हो सकती है और भी देर हो सकती है। ये नारी शक्ति वंदन पास करा के और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा ना, जैसे एनपीआर, एनआरसी, सीएए जबरदस्ती पास करा के अभी इम्प्लीमेंटेशन का दम नहीं है, वो जुमला हो गया। किसान बिल सबको सस्पेंड करके पास करा के वापस रिवोक हो गया, जुमला। लेबर कोड को पास करा के रूल फॉर्मेशन नहीं करने का जुमला, काला धन वापस की जुमला, हर एक को 15 लाख तनख्वाह बैंक अकाउंट में देने का जुमला, साल में 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला। इस लिस्ट में ये विमेन रिजर्वेशन भी जुड़ेगा क्या? डर लगता है, भय लगे, बड़ो भय लगे। আমরা মনে করি নারী হলো অর্ধেক আকাশ, অর্ধেক জনসংখ্যার বেশিরভাগই খুব কষ্টে থাকেন, বেশিরভাগই দারিদ্র সীমার নিচে, জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় উন্নতির ধারে কাছেও ওই মেয়েরা নেই। তাই প্রতিটি ঘরে ঘরের যে অর্থনীতি তা গত 50 বছরে এখন সবচেয়ে তলানিতে সারা দেশে। বাড়ির মেয়েরা সবচেয়ে ক্রাইসিসে। নোটবন্দিতে 3 মাস আমাদের নাগরিকেরা ব্যাংকে লাইন দিয়ে হয়রানি হয়ে 150 জন চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। কিন্তু ঘরে ঘরে আমাদের মা দিদিমাদের লক্ষ্মীর ঘর, চাদর, বিছানা, তোষকের নিচে রাখা তিল তিল করে জমানো টাকাগুলো কারেন্সি চেঞ্জ হয়নি। ডিমনিটাইজেশনে মেয়েরা তাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। কোভিডে সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছেন, বিপর্যস্ত হয়েছেন মেয়েরা। প্রাইভেটাইজেশন, কর্পোরেটাইজেশন, ডিসইনভেস্টমেন্টের নতুন পলিসিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বা বেরোজগার, বেচে দেওয়া, বিক্রি করে দেওয়া প্রফিটেবল পিএসইউ, রেল থেকে ভেল, সেল থেকে বিএসএনএল এর মহিলা কর্মীরাই বাকি সব কর্মীদের সাথে। তাই শুধু রিজার্ভেশন নয়, সমাজের সব স্তরে মেয়েদেরকে এগিয়ে আনার গুরুত্ব, মেয়েদের এমপ্লয়মেন্টের গুরুত্ব, মেয়েদের সামাজিক সম্মান ইন অল রেসপেক্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে এই উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য শুধু উজালা গ্যাস, 5 কেজি আনাজ, स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट और जनधन मुद्रा योजना और महिलाओं को देवी बोलना ये যথেষ্ট नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। 24 ঘন্টার জীবনে মেয়েদের সশক্তিকরণের জন্য ট্রেজারি বেঞ্চকে অনুরোধ করব, বাংলায় চলে আসুন প্লিজ। আমাদের দিদি আছে, ওনার থেকে শিখুন, তাতে দেশের উপকার হবে, মানুষের উপকার হবে, দেশের মেয়েদের উপকার হবে। যেমন দিদির কন্যাশ্রী দেখে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও করা হয়েছে, স্বাস্থ্য সাথী দেখে আয়ুষ্মান ভারত, কৃষক বন্ধু প্রকল্প দেখে পিএম কিষাণ নিধি যোজনা, তেমনই নারী শক্তির বন্ধন সত্যি করতে গেলে ওনার উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট দেখে শিখুন প্লিজ। তিনি শুধু আজ দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নন, 27 বছরে 7 বার তিনি এমপি জিতেছেন, 6 বার কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েছেন, এখন পরপর 3 বার বিপুল জিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সমাজের অনেক নিচ থেকে কষ্ট করতে করতে, মার দেখে পড়ে না গিয়ে লড়তে লড়তে শুধু এমএ, বিএ, এলএলবি পাস করেননি। কোন পুরুষ রাজনীতিবিদের কন্যাশ্রী কোটায় নয়, সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় নিজেকে এই উচ্চতায় নিয়ে গেছে। আর এখন সমাজ সংস্কারক হিসেবে
সংবিধান বর্ণিত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বইয়ের পাতা থেকে প্রতিটি মানুষের জীবনে পৌঁছে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত, রোজ রোজ, প্রতি মুহূর্তে। আমাদের বাংলায় শুধু পঞ্চায়েত, পৌরসভায় 33% নয়, 50% রিজার্ভেশন অর্ধেক জনসংখ্যার জন্য। লোকসভা এবং বিধানসভাতেও 33% থেকে অনেক এগিয়ে 40 to 45%। मेरा रेफरेंस भी ले सकते हैं आप। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मेल डोमिनेटेड सेक्टर ट्रेड यूनियन में मेरे को पिछले 12 साल में दीदी ने 10 बरस स्टेट प्रेसिडेंट और 2 साल से ज्यादा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बना के रखे हैं। आई एम ऑनर्ड। ये उदाहरण भी उतना नहीं है कहीं भी। আমাদের সোশ্যাল সেক্টরে মেয়েদের জন্য তো বটেই, এত কাজ পৃথিবীর কোথাও হয়নি যা বাংলায় দিদি করছেন। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের 5টি গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের ভিত হচ্ছে এডুকেশন, হেলথ, সিকিউরিটি, ফিনান্স এন্ড ইমোশন। একটা উদাহরণ দিই, মা গর্ভবতী হলে মাতৃমা পোর্টালের মাধ্যমে 1.25 কোটি মেয়ে রেগুলার চেকআপ, 7.5 লাখ প্রসূতি মাকে সব রকম চিকিৎসা, বাড়ির পরিবর্তে হাসপাতালে যথাযথভাবে সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রসূতি মৃত্যুকে প্রচুর কমানো গেছে। 11 সালে 68.10% থেকে 99% ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির ফলে maternal mortality rate has come down from 117 in 2011 to 109, much below from national average of 113. ICDS সেন্টারে 70 লাখ বাচ্চার সাথে 13 লাখ গর্ভবতী মা, সদ্য মায়েরা প্রতি মাসে 26 দিন ধরে রান্না করা পুষ্টিকর খাবার পান। কন্যাশ্রী প্রকল্পে অক্টোবর 2013 থেকে K1 এ প্রতি বছর 1000 টাকা 5 বছর ধরে, K2 তে 18 বছর বয়সে এককালীন 25,000 টাকা, K3 তে ইউনিভার্সিটি লেভেলে 300 crores rupees scholarship already spent for higher education for girl students. রূপশ্রী প্রকল্পে গরিব মধ্যবিত্ত মেয়েদের বিয়ের জন্য 25,000 টাকা টিল ডেট, 15 লাখ মেয়ের জন্য। 27 লাখ বিধবা বোনেরা, উইডো বোনেরা 1000 টাকা মাসিক ভাতা পান। 16 লাখ ওল্ড এজ পেনশন, বার্ধক্য ভাতার মধ্যে 15 লাখই মহিলা। আগে এনারা 300 টাকা 400 টাকা পেতেন, এখন 1000 টাকা পান। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে 25 থেকে 60 বছর বয়স পর্যন্ত যে মান্থলি ভাতা পান, তাতে শুধু 22-23 অর্থবর্ষেই 8,000 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত হয় পরিবারের কর্ত্রীর নামে, 5 লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পান বাংলার মায়েদের পরিবার। 12 লাখ সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা স্বনির্ভর, 10,88,000 স্বনির্ভর গ্রুপ 88,848 কোটি টাকা পেয়েছে। মেয়েদের জন্য বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় 49টি নতুন মহিলা থানা তৈরি হয়েছে। স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পে 40,000 স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে যারা আত্মরক্ষায় বলিয়ান। কর্মাঞ্জলি হোস্টেল হয়েছে ওয়ার্কিং মেয়েদের জন্য অনেক জায়গায়। এই জন্যই তো বলে হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো, দ্যাট ইজ ভারত থিংকস টুমরো। আর শুধু বাংলাই নয়, দিল্লির মেয়েদের জন্য ফ্রি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, কর্ণাটকের গৃহলক্ষ্মী, পাঞ্জাবের স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম থেকেও শিখুন। বাংলার দিদিকে আর সারা দেশের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের বন্ধুদের উদ্যোগগুলোকেও ফলো করলে দেশের মেয়েরা আরো এগোতে পারবেন। অমৃতকালের কথা বলা হয়েছে এই বিলে। এই প্রসঙ্গে বলি, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের মেয়েদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা ছিল। ফাউন্ডিং ফাদারই শুধু নয়, এদেশে ফাউন্ডিং মাদারের সংখ্যাও কম নয়। আপনাদের পূর্বসূরীরা হয়তো স্বাধীনতা সংগ্রামে সেভাবে ছিলেন না, তবুও বলছি এই অমৃতকালের নারী শক্তি বন্দন, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মত্যাগী, আত্মবলিদানকারী মহিলাদেরকে, প্রাতঃস্মরণীয় নমস্য নেত্রীদেরকে উৎসর্গ করতে পারি, তাই না? সরকার পক্ষ যদি একটু ভেবে দেখেন। আর একটু কথা বলবো দুঃখের এবং লজ্জার, মণিপুর একমাত্র রাজ্য যেখানে এই উইমেন রিজার্ভেশন অলরেডি 50% অনেকদিন ধরে, ফ্রম লং ব্যাক। সেই উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে এগিয়ে থাকা মণিপুরের মায়েরা বোনেরা অসম্মানিত, নাগরিক অধিকার বাঁচার অধিকার ভুলুণ্ঠিত। 6 মাস হয়ে গেল। ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট কবে যে দায়িত্ব নেবেন, রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে শেষ করব। এই বিলকে সমর্থন করে Dr. Kanimoji, please. মেয়েদের জন্য This time is there. অবশ্যই আমাদের জন্য সংকোচের বিভূতা, নিজের সংকটের কল্পনা হয় না ম্রিয়মান। Thank you. আপনা মাঝে শক্তি ধরো, মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়। Thank you sir. Thank you. Dr. Kanimoji, you have 10 minutes. Honorable Vice Chairman, sir. First of all, I express our support towards the Women Reservation Bill under the leadership of our Chief Minister, Talabadi M.K. Stalin, yesterday, today, and forever.
But for our beloved leader, Dr. Kalaignar, I would not be standing before this august gathering. He is an embodiment of the greatest leaders and has been a symbol of empowerment of women in the world. Tandai Periyar, who is a visionary social reformer who fought for the rights of women a century back, he has proclaimed that only a society which without slavery of women can grow, and that is the real growth. He always said, பெண்களிடம் இருந்து கரண்டியை பிடிக்கிவிட்டு புத்தகத்தை கொடுத்தால் போதும், which means from the kitchen to the classrooms for the women, which had been the Dravidian movement vision from the early 1920s. From the time immemorial, Tamil Nadu has the glorious tradition of recognizing the importance of empowering women. We had the empowered women in the Sangam age even about 2000 years ago. The Tamil poetess Avvaiyar and the two most celebrated epics of Tamil literature, Silappadigaram and Manimekalai, glorify the power of women during the Tamil Sangam period. Kannagi and Manimekalai are revered like the goddess, and along with poetess Avvaiyar are the testimonial for the greatness of womanhood in making the enlightened society. Women's reservation is a matter of right and not a favor to us. Tamil poet Bharatiyar has proclaimed 100 years back. He also hailed the bravery and character of women as Aanum Pennum Nigarane Kolvadal Ariviyalogi Ivayam Tarakumam, which means if we consider men and women equal consciously, then society flourishes. As you all believe the concept of Ardhanarishwara, who gave half of his body to women, according to that belief, without women power, there is no life. This is the concept of life. Sir, our Indian Constitution has conferred and guaranteed equality before law, universal adult franchise, and equal opportunities for men and women as fundamental rights. I would like to take this august house way back to 1921 to remind the right to vote for women was given by Justice Party in Madras presidency, followed by 1927 in Tamil Nadu as its first representation by the women Dr. Muthulakshmi Reddy, who was empowered with education. In 1996, the UPA won along with the party DMK. The Women's Reservation Bill was brought about, which could not be passed at that time, which nobody could forget. In 2010, UPA 2, along with the DMK party, passed the Women's Reservation Bill in Rajya Sabha. Now the current government is presenting the same bill after 9.5 years of its regime, when they could pass the controversial bills like the Farmers Bill, the CAA Bill, the Kashmir Bill, the EWS 10%. Even last evening, the central government announced where NEET PGs could even get 0 marks and they get their post-graduation seats secured in the country. The government have done their homework on the Women's Reservation Bill. It could have been done in a better way. Our party DMK played a role in passing the resolution in providing 50% of reservation for women representatives themselves in urban local bodies. Tamil Nadu is the first state to do so in this India. Under the dynamic leadership of a successive chief ministers of Tamil Nadu, right from Arigar Anna, Tamil Nadu stands first in many initiatives for the welfare and the development of women. Muttamil Arigar Dr. Kalaignar passed a law to ensure that women have legal rights over their ancestral property decades ago. Dr. Kalaignar is one who increased the financial support for several women through welfare schemes decades ago. Today, we have all women police station, women commandos, that has clearly shown the world the ways to achieve the empowerment of women. The government of Tamil Nadu, under the dynamic leadership of Dr. Checkered, has framed various policies, designed specific interventions, and implemented many programs to empower women. Some of them are Periyar Ivera Nagamai scheme, free coaching exclusively for women students, entrepreneurship awareness program, Tamil Nadu Corporation for Development of Women, establishment of self-help groups for sustainable economic growth, the Entrepreneurship Development Training Program for Women, Skill Upgradation Training Program are some of the path-breaking schemes implemented in Tamil Nadu under the guidance of our beloved leader, Dr. Kalaignar. The nation and its growth is in the hands of women, and all-around efforts are being made by the DMK regime for their empowerment. The Dravidian movement's growth is all-inclusive, and it includes both men and women. Nothing is planned excluding women in Tamil Nadu. Following the footsteps of trio of social justice and Dravidian model, Tandai Periyar, Peraringar Anna, Muttamaringar Dr. Kalaignar initiatives and schemes for women empowerment are being implemented by the DMK government. Continuing the legacy of the Dravidian movement and the Dravidian model of governance, today under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu,
through M.K. Stalin, improved upon women welfare schemes that are being implemented in Tamil Nadu over the last 5 decades. Equal rights for women and family properties since 1989. Increase in reservation for women and government jobs to 40%. Dr. Muthulakshmi Reddy maternity benefit scheme aimed at ensuring maternal nutrition. Schemes for education, marriage, assistance and remarriage. Fare-free travel for women and government-run city buses. The Muvalu Rama Amirdam Ammayar Higher Education Assurance Scheme provides ₹1,000 financial assistance to girls till they complete the recognized course. The government of Tamil Nadu has launched the Grand Social Welfare Initiative for Women, Kalaigар Magali Urimai Thogai Dittam, on September 15th. Through this scheme, monthly financial assistance of 1,000 is being provided to 1.6 crore eligible women in the state of Tamil Nadu. The plethora of welfare programs has engineered the empowerment of women in Tamil Nadu. Under the Dravidian model of social justice, led all-inclusive growth is implementing more schemes for education, social justice, and women and its rights. Tamil Nadu is a role model state in the country, and full credits goes to the Dravidian movement and the Dravidian model government by our extraordinary leaders. No state in India can boost such an overall growth of women in all walks of life rather than Tamil Nadu. Be it education, employment, and empower is the key to our success. And yes, Tamil Nadu has done the homework very right, in the right manner. Sir, the sad part of the design of this government is that women in this country will have to wait further a long way, at least till 2029, to rise to their fullest potential, to force their way into the parliament and state legislative assemblies, even if the women reservation bill is passed in our parliament today. The Article 334, the provisions of constitution relating to the reservation of seats, women in the House of People, the Legislative Assembly shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose after the relevant figures, after the first census taken after commencement of the Constitution, 128th Amendment Act 2023, which has published and shall cease to have the effect of the expiration of the period of 15 years from such a commencement. Sir, I would like to say the government is conducting the marriage engagement now, or the betrothal function, which we would rather call it, and we don't know when the marriage is. Sir, in Tamil, we have a proverb saying, which means it would come to the hands, but we cannot eat it. That is the present situation of the women in India. So I appeal before the current government to pass the bill in 2024 parliamentary elections without bail, not keeping a creed or anything about the delimitation or the census which has to be taken. Sir, your sinister design would be understood by the people of the country, and clearly know your intention is not to implement the reservation for women, but to create a confusion amongst the women in India. Sir, the nation wants to know, can the minister answer to a pinpoint, a date, when the women reservation bill will be implemented, when it comes as an act? Thank you. Thank you, Dr. Kanimoji ji. आपने समय से पहले, you have concluded before time. Thanks. I hope others will follow, please. Because there are more than 60 speakers, for your knowledge. माननीय श्री संदीप कुमार पाठक. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं अपनी पार्टी की तरफ से विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन करता हूं, और हमारा देश ऐसा देश है जहां पर देवियों को पूजा जाता है. जैसे कि नड्डा जी ने बड़े एलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन किया, देवी देवताओं से भी ऊपर देवियों को रखा गया है. ऐसा देश है जहां पर कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है. ऐसा देश है जहां पे राम से पहले सीता का नाम आता है, शंकर जी से पहले भवानी का नाम आता है. हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं. सामाजिक व्यवस्था के कारण, बहुत सारी परिस्थितियों के कारण राजनीति में महिलाओं को जो उचित स्थान मिलना था वो नहीं मिल पाया. इसलिए यह बिल देश के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस आइडिया को सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था. 1987 से लेकर आज तक लगभग 35 साल हो गए. आइडिया को आज बिल के रूप में परिवर्तित होने में 35 साल लग गए. हम बड़े उत्साहित थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को लेकर आया है, लेकिन जब इस बिल के अंदर में देखा तो हमें यह पता चला यह बिल तो धोखा देने वाला बिल है, महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है. ये बिल महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रही है,
ये महिलाओं से रिजर्वेशन ले रही है। मैं बताता हूं कि कैसे करेगी। प्लीज काइंडली चेक धोखा और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो संसदीय है, बोलने में संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें। प्लीज यू मे टेक द एप्रोप्रिएट डिसीजन। ये काम आपका है देखना, मेरा नहीं। आप संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से बहुत सारे जुमले दिए गए, ये भी उन जुमलों में से अगला जुमला है। जुमला दिया गया 18 करोड़ जॉब मिलेगा, कुछ नहीं मिला, जुमला निकला। किसानों के फसल को दुगने भाव मिलेंगे, जुमला निकला। काला धन वापस आएगा, जुमला निकला। महंगाई कम करेंगे, जुमला निकला। यह बिल भी जिस तरीके से इस पे पेच अड़ाया गया है उपसभापति महोदय, और मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पेच अड़ाया गया है। इस पेच जिस तरीके से अड़ाया गया है, ऐसा लगता है कि यह भी मात्र एक जुमला साबित होने वाला है। अमृतकाल एक बहुत अच्छा नाम है, सुन के अच्छा लगता है कि अमृतकाल में कौन नहीं रहना चाहेगा। अमृतकाल में, अमृतकाल एक संभावनाओं का समय हो सकता था, अपार संभावनाओं का समय हो सकता था। यंग नेशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है, बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन संभावनाओं को जिस तरीके से स्लोगन में और जुमले में बदल दिया गया है, यह दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य अमृतकाल का, जो राइटली डिजर्व करता है इस समय। सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित दिल्ली सरकार ने जो काम किए, सीसीटीवी लगाए, किसी भी देश के, विश्व में किसी भी देश के नेशनल कैपिटल में जितनी सीसीटीवी लगे उससे ज्यादा लगे। आप देखेंगे कि बसों में बस यात्रा फ्री किया गया, बसों में मार्शल लगाए गए। तो जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब जब संभावना मिलती है, आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, यह दिखाता है आपकी नियत को, और यह स्पष्ट करता है कि आपके कर्मों और करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने 1987 में एक कमेटी बनाई और उसमें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर्मुलेट किया गया। इस फॉर्मुलेशन में विमेन रिजर्वेशन को सबसे पहले रखा गया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में 73वें और 74वें अमेंडमेंट लाकर पंचायत में और कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन पे 33% रिजर्वेशन लाया गया। उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि लगभग 15 लाख से ज्यादा विमेन आज पंचायत में और जिला के दूसरे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। ये जर्नी 1987 से 2023 तक 35-36 साल का सफर कर चुकी है। सभापति महोदय, इस बिल के 3 हिस्से हैं। पहला, रिजर्वेशन, जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात की जाती है, और जितने रिजर्वेशन SC ST समुदाय को मिला है उसमें भी 33% रिजर्वेशन की बात करती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है उपसभापति महोदय, और आपके माध्यम से पूरे देश के सामने मैं ये रखना चाहता हूं, कमेंसमेंट कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा, इसके बारे में ये कहा गया है कि पहले सेंसस होगा और सेंसस के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद फिर जाकर ये लागू हो सकता है। अभी नड्डा जी बात कर रहे थे, नड्डा जी ने स्वयं कहा कि 2029 से पहले तो संभव ही नहीं है। संभव है कि अगर बीच में 1-2 अड़चने आ जाए तो ये आगे भी कितने साल जाएंगी किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि आज जिस बिल को हम डिबेट कर रहे हैं, आज जिस बिल को पास करने के लिए सारे इकट्ठे हुए, उसके भविष्य का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तीसरा पक्ष इसमें है रोटेशन का। आप देखेंगे कि जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, रोटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिना रोटेशन को क्लैरिफाई किए आप कैसे बिल ला सकते हैं? आप एक बहुत बड़े बिल को सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें ना तैयारी किया गया है, ना उसमें रोटेशन को रखा गया है प्रॉपरली। पिछली जो बिल आए थे 2008 में या उससे पहले, उसमें रोटेशन को बड़ा सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई तो किया गया था। इस बार ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन किया जाएगा। तो काफी चुनौतियां हैं और कमियां ऐसे लग रही है। अगर इसको क्लोज लुक लेकर देखते हैं उपसभापति महोदय, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, जिस सिक्रेसी के साथ इस बिल को लाया गया, मुझे समझ नहीं आता। देश का ये इकलौता ऐसा बिल होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हैं। इस बिल में सिक्रेसी की क्या जरूरत है? इसमें तो सारे लोग सहमत हैं। जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, ये सिक्रेसी बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक चीज हुआ, कुछ समय पहले खबरों में और मीडिया में अडानी जी के बारे में काफी खबरें आई। अडानी के बहुत सारी खबरें आने के बाद मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए
ये प्लान बनाया गया कि अब क्या किया जाए। Speak on the subject that will go only on record. As per rule number No, 118. It is purely on the bill, sir. बैठिए लो, आप नहीं बोल सकते प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपका समय खत्म हो रहा है प्लीज। This is purely on the bill, sir. I will not disappoint you or the nation. This is purely on the bill. बोलिए वही जिस तरीके से अडानी जी के बारे में खबरें आई, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। सारा मीडिया वन नेशन वन इलेक्शन किया गया। फिर बातें आ गई कि भाई ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा, पूरा मीडिया विशेष सत्र बुलाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, वन नेशन वन, सारा डिबेट डिस्कशन इस पे चला गया। फिर 18 सितंबर को मीडिया में खबर आती है, 18 सितंबर को मीडिया में खबर आती है कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा, और 19 सितंबर किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये कैसा डेमोक्रेसी है जिसमें बाकी के विपक्ष के नेताओं को जानने से पहले मीडिया में बात आती है, मीडिया के द्वारा पता चलता है, फिर 19 सितंबर को सरकार कहती है कि विमेन रिजर्वेशन पर बिल आ रहा है। विचित्र परिस्थिति है ये। उसके बाद उपसभापति महोदय, मीडिया तो दो चीजें स्पष्ट हो गई अब तक। एक तो इनकी तैयारी नहीं थी, सरकार की तैयारी इसलिए नहीं है कि स्पष्ट दिखता है किसी भी चीज पे कोई एलिबोरेशन नहीं है। एक तो तैयारी नहीं है और दूसरा नियत नहीं है। तो ना तो तैयारी है और ना ही नियत है। हड़बड़ी में और बिना मन के लाया गया ये बिल है। अब कैसे करें? बिल लाना है, मीडिया को डाइवर्ट करना है, क्या करें? क्रेडिट भी लेना है पर करना नहीं है, ये आइडिया है इसका। उपसभापति महोदय, दूसरा पक्ष में आपके सामने रखना चाहता हूं, जनगणना और डिलिमिटेशन का। इसमें यह पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह किया जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आता, मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डिलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा? जनगणना से या डिलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर ये रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो जनगणना से निकल कर आएगी? तो अगर करना है, अगर करने की मंशा है, तो आज हमारे पास 543 सांसद है, उन पे क्यों हम सीधे 33% लागू नहीं करते? मेरी पार्टी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से तो आया ही है, कांग्रेस पार्टी और सारे पार्टी तैयार हैं। ये एक ऐसा बिल, ऐतिहासिक बिल हो सकता था जो अद्भुत होता, सारे समर्थन करते और तुरंत के तुरंत एक ही दिन में, एक ही झटके में अगले चुनाव में पूरा रिजर्वेशन होता। लेकिन क्रेडिट लेना है, चुनाव आ गया पर रिजर्वेशन करना नहीं है। पिछली सरकारों ने भी बिल लाए थे, आप पिछली सरकारों के बिल उठाकर देख लीजिए। पिछली सरकारों के किसी भी बिल में ये प्रावधान, ये पेच था नहीं। इस पेच को लगाया गया है इस बार। तो ये इस पे सभी माननीय लीडर्स ने, सबने इसके बारे में बताया। किसी को तो एलिबोरेट करना चाहिए, बाकी की बातें करने के बजाय यही बताना चाहिए कि क्या कारण था कि डिलिमिटेशन और सेंसस को इस पे इंट्रोड्यूस किया गया है, किस कारण से इस पर बाध्य बनाया गया है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, हमें अभी तुरंत में चाहिए ये रिजर्वेशन, क्यों डिले किया जा रहा है इसको? सर, उसका कारण मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं के अंदर इतने कॉन्ट्रेडिक्शंस है कि पिछली बार जब यह बिल आया था तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि विप की क्या जरूरत है, हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है, पार्टी के अंदर डिस्कस होना चाहिए, जैसा आडवाणी जी के यहां डिस्कस हुआ था। अगर नहीं मानती है पार्टी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये मैं कोट करके कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी का ये बयान है, पूरे मीडिया में है। उसके बाद लालमणि चौबे जी, मृदुला सिन्हा जी, तेजस्वी सूर्या जी, अमित मालवीय जी, आप किसी को भी ले लीजिए, पब्लिक डोमेन पे है, सबने इसका विरोध किया था। अमित मालवीय जी ने तो यह भी लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं ट्विटर में, सोनिया जी होल्डिंग द नेशन टू रैंसम just to fulfill our agenda to see women reservation bill passed. That is true. That is precisely the case, sir. इसलिए चूंकि अंदर से मन में है नहीं बिल को पास करने की इच्छा, लेकिन क्या करें, चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, तो चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, बिल पास करो लेकिन उसको लागू मत करो। और ये पहला फॉर्मूला नहीं है, ये डिलिमिटेशन वाला, ये पहले किया जा चुका है।
दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में इन्होंने डिलिमिटेशन के नाम पर चुनाव को रोक दिया। 6-7 महीने डिलिमिटेशन कराए, सारे अगड़म बगड़म तिगड़म सब किए, लेकिन अंत में क्या हुआ? चुनाव हार गए। ऊपर वाला देखते रहता है। ऐसी कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होते जो देश के खिलाफ है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी के स्पीच को सुना सेंट्रल हॉल में। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लिए गौरव की बात थी, मैं एक नया पार्लियामेंटेरियन हूं। प्रधानमंत्री जी को सेंट्रल हॉल में सुना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई इफ और बट नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे काम होना चाहिए। 2 दिन के बाद बिल लाया गया और ये बिल में सेंसस और डिलिमिटेशन को, ये वही इफ और बट है जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी 2 दिन भी नहीं लगे आपको इफ और बट लगाने में। प्रधानमंत्री जी आपने भाषण दिया, उसको क्या हुआ? आपकी कहनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है? अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है नारी सम्मान का। नारी सम्मान का मुद्दा है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होनी चाहिए। नड्डा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। देवियों के जैसे देवियों को पूजा जाता है, यह हमारे धर्म की संस्कृति है, किसी पार्टी ने हमें नहीं दिया है। किसी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है कि देवियों को हम पूजा करते हैं। आप बताइए कि आपने सरकार में ऐसे क्या काम किए हैं जिससे नारियों का सम्मान बढ़ सके। थोड़े दिन पहले हरियाणा में हमारे जो विमेन रेसलर हैं, वो रोड पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे। सारा देश उनके साथ खड़ा था, सारा देश खड़ा था। क्या प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं थे उनको बोलने के लिए? प्रधानमंत्री जी के पास बचाने के लिए बृजभूषण सिंह थे। यही नहीं, हरियाणा का एक और उदाहरण देता हूं। मैं कॉन्टेस्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि ये साफ ऊपर निकल कर आए। संदीप सिंह अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उस इतना बड़ा शोषण का और बहुत सारी गड़बड़ियों का लगा हुआ है महिलाओं से संबंधित। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत मजबूत है, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी हुई है, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में ऐसा क्या हो गया जो ऐसे संदीप सिंह जैसे लोगों को, बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को क्या मजबूरी रही जिसके कारण नहीं निकाला जा रहा है? यह है नारियों का सम्मान। बाकी का मैं आपको क्या बताऊं? आप कठुआ ले लो, उन्नाव ले लो, हाथरस ले लो, हरियाणा ले लो, मणिपुर ले लो, इसका अंत नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है। बाकी आपको मेरा तो यही मैं तो इतनी समझ पाया हूं कि जो नारी बचाव का जो स्लोगन है वो पैकेजिंग है। पैकेजिंग जब आप खोलते हो तो उसमें से निकलते बृजभूषण सिंह है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बिल को नहीं रोकेंगे। बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली लोकसभा जब हुई तब लगभग 5% विमेन चुनकर आए थे और अब लगभग 15% हो गए। देश की परिस्थितियां ऐसी रही कि पहली लोकसभा से आज तक 5% से 15% आने में इतने साल लग गए। मैं उन सभी माताओं, बहनों और हमारे पार्लियामेंटेरियन साथी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुनकर इतनी कठिन परिस्थितियों में आए, उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि विषम परिस्थितियों में आपने अदम्य साहस दिखाया, आप ऐसी परिस्थितियों में भी चुनकर आए। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप समझिए, आप देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को अगर हम लेते हैं, आप जैसे स्वीडन को लीजिए, नॉर्वे को लीजिए, यहां पर 45% के आसपास विमेन रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज में। इंग्लैंड में आप देखेंगे 35% है, अमेरिका में आप देखेंगे 29%। जापान ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इंडिया से नीचे है, वहां पर 10% का रिप्रेजेंटेशन है। हमारे देश में ये पहली बार नहीं है, ये 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पंचायती राज में और कॉरपोरेशंस में रिजर्वेशन है। हमको इसको रिव्यू करना चाहिए कि अच्छे से इसको और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे 1996 में जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 2008 में स्टैंडिंग कमेटी थी। इस स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में 2-3 बातें निकल कर आई थी जो आज भी बहुत रिलेवेंट है। सबसे पहले तो रोटेशन का है। रोटेशन को बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। जैसा कि नड्डा जी कह रहे थे कि मैं अगर वायनाड को विमेन कर दूं तो क्या होगा, अब इंडिया पार्टी अगर कहेगी कि बनारस को अगर विमेन कर दे तो क्या होगा। बहुत सारे, कोई भी कर सकता है। अगर पॉलिटिकल टूल रोटेशन को बनाया गया तब तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। रोटेशन की जो पॉलिसी है उसको डेलिबरेट करना पड़ेगा देश के सामने। आज एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं।
पंचायत के माध्यम से जो 15 लाख से ज्यादा विमेन चुनकर आए, उनमें से लगभग 15% ही री इलेक्ट हुए। इसका मतलब ये है कि 85% वर जस्ट फर्स्ट टाइमर, 85% वापस री इलेक्ट होके नहीं आए। इसका मतलब ये बड़ा टेम्पररी वन शॉट वंडर जैसे होता गया है, रिपीट नहीं हो रही है। लीडरशिप सिर्फ 15% रिपीट हो रही है। इसका मतलब इसको समझने और डेलिब्रेट करने की जरूरत है कि ऐसा क्या करें कि विमेन लीडरशिप को जब तक परसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली आप आगे नहीं रखोगे, तब फिर लीडरशिप डेवलप होने की संभावना नहीं रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज की एक टूल बनकर रह जाएगी। एक और है प्रॉक्सी लीडरशिप की। जैसा कि उपसभापति महोदय स्वयं कह रहे थे कि प्रधानपति और सरपंचपति की बहुत बातें चलती। मैं भी गांव से आता हूं। Respected member, you have 1 minute to conclude. थैंक यू। प्रधानपति और सरपंचपति की बातें निकलकर सामने आती है। यह भी संभव है कि कई बारी अगर आप विमेन रिजर्व करते हो तो बड़े बड़े लीडर अपने रिश्तेदारों को वहां पर खड़ा कर देते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि प्रॉक्सी लीडर तैयार ना हो और सचमुच में असली लीडर तैयार हो। मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना थी। मध्य प्रदेश में तो ये सरपंचपति और ये प्रधानपति जो है, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से ओथ ले लिया अपनी पत्नी के बिहाफ से। तो इन सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। अंत में मैं देश को यह बताना चाहता हूं, अगर नियत साफ है, आज नंबर है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं। अगर आपकी नियत है तो आज पारित करो, आज पारित करते हैं और इसी चुनाव से 33% रिजर्वेशन देते हैं। अगर नियत नहीं है तो जुमला बेचना बंद करो। अमृतकाल की संभावनाओं को जुमले में मत बदलो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ममता मोहंता। महोदया, आज यही ऐतिहासिक महिला संरक्षण बिल उपरे मोर मतामत रखिबार सुजोग पाइथबारु आम समाज रे सबु क्षेत्र रे महिला पुरुष को समान अधिकार दिया जाइछि। केवल राजनीति क्षेत्र रे यह संभव होई पारे नथिला। एही वर्तमान एही बिल महिला संरक्षण बिल द्वारा यह संभव हेबाकु जाउछि। मु मोर व्यक्तिगत एवं मो दल विजु जनता दल तरफ मु पूर्ण मात्रा रे समर्थन करुछि। ओडिशा रे केउ कालरु महिला माननकु उचित सम्मान और स्थान दिया जाइछि। ओडिशा रो बरपुत्र तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक महिला माननक स्वतंत्र सम्मान पाई पदक्षेप नहीं चंती। से समय रे ओडिशार रायगड़ा रो एक आदिवासी महिला सांगठिका सुमनी झड़िया को पुलिस एसपी रो क्षमता देइथिले। से अंचल रे मद विरोध रे कार्य करिवा पई एक क्षमता देइथिले एवं एहा सह बिजू बाबू तांकु उपदेष्टा मध्य रखिथिले। 1992 मसिया नारी माननकु सम्मान देई पंचायत राज निर्वाचन रे 33% महिला को संरक्षण लागू करथिले। से जानिथिले नारीटीए सशक्त और स्वावलंबी हेले देश राज्य गाँ आगो को जाई पारिबो। तापरे तांको सुपुत्र मोर नेता मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक पंचायत निर्वाचन रे 2012 मसिया पौरांचल निर्वाचन रे 50% संरक्षण महिला संरक्षण करिथिले। 2019 साधारण निर्वाचन रे बिजु जनता दल तरफ 33% महिला को संरक्षण देई 7 जन महिला को लोकसभा रे टिकेट देइथिले। आज 41% महिला लोकसभा रे प्रतिनिधित्व करुचंती। जने मिशन शक्तिर महिला सबुठारु वयस्का महिला सांसद प्रमिला विषयी एवं सबुठारु कम वयस्का महिला सांसद चंद्राणी मुर्मू को विजु जनता दल तरफ प्रतिनिधित्व करिवार सुजोग मिलिछि। ओडिशार मयूरभंज जिल्लारू मालकानगिरी जिला एवं कलाहांडीरू केन्द्रापड़ा जिला जाए 50% महिला पंचायत ब्लॉक जिला परिषद पौरांचल रे महिला माने प्रतिनिधित्व करुचंती। ओडिशार महिला माननकु मिशन शक्ति जरिया रे 70 लाख महिला को अर्थनैतिक क्षेत्र रे स्वावलंबी सशक्त करि पारिचंती। ओडिशार आदिवासी महिला माननकु
ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମମତା ଯୋଜନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏମିତି ବହୁତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 2018ରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଦେଶର 22ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ମହିଳା ସଶକ୍ତି ବିନା ସମାଜ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। Dr. K. Keshav Rao. Thank you, Madam. I stand very firmly lest it is misrepresented or misquoted by our opponents in the states. We stand for reservation to women. This has been our article of faith. We have been fighting for it. We have been campaigning for it. Our leader, the Chief Minister KCR, was in forefront in this movement. Ever since day one, we got our state. So that should be my first assertion. Later, I would rather development and say, Madam, the movement for women's movement and movement for the reservation has a checkered history. It's 1920 London had these things. They had in 1920 when Sarojini Naidu went to Checkered Commission and asked for franchise. So we had gone through many things. So this movement, this particular movement for reservation or the same voice of people in the legislature is an old one and a very noble one. So let's start my speech by quoting someone who said, no country can go forward which leaves the women behind. This is golden in Parliament. But at the same time, the same Constituent Assembly had some reservations over giving reservations to women in the legislature. Therefore, I say, since you have brought such a historical bill, which all of us, I am privileged to be a part of it, most of us joining, is a very great time. And I would, rather I'm tempted to quote the famous words of Victor Hugo, who said, no force on earth can stop an idea whose time has come. Having said that, I have my own dilemma. It's not called cynicism. You might call my opponents, but I have my own doubts whether the time come or not. Because the entire process that you are trying to talk to me today hinges on few conditions. The condition we could have really overcome, but yet we are insisting the name, as the very honorable member and respected member, Mr. Nadda, said, that we have to go through some kind of a legal process, constitutional process. I think most of us sitting here know the same legal concepts. We know the Constitution, we know the law, we know everything. 370 could be removed without looking into the Constitution or anything at all. You can do anything, whatever it is. When there's a consensus here, what is that we are asking? Two conditions they have put. One is census after the bill is passed. It is not census now. You could have, as well, I am trying to give you the alternative. You could have accepted the 2011 as a benchmark. Simple as that. This House could have accepted 2011 as we have done in many cases 2001. And immediately, that is tomorrow, you could have appointed some kind of a delimitation commission. I am telling you, delimitation commission is necessary. I totally agree with Naddaji. Yesterday, Home Minister said that in the other House. Delimitation is necessary because we don't want to do our own, which will perhaps be mistaken as discrimination. Good, I agree that you can't bring Hyderabad
take away from OLC and put anybody. I understand. I totally understand. You did not give the examples, but understanding it, I said, once you accept 211 as the benchmark, as the accepted consensus figure, then Dr. you can Keshav, go and appoint Dr. tomorrow. Keshav, Sir, this side. sir, tomorrow. I'm trying to tell you because they would No, tomorrow. through me. I'm subject to their criticism, No, not through- yours. no, You would through never me. criticize me, but I'm Honorable trying to- members Thank- have to speak to the House Thank you. while looking Sir, at the chair. I'm only saying, I will once try. we have, I will try to improve my face and facial expression. no, Make it very pleasant. we'll be. But please have it only through the Since chair. you would be giving us the impression that we are attractive enough. Sir, thing is, the moment we have this kind of a census fixed and deliberation done tomorrow, so there is no need for much time to be taken. To say that they had looked into this, there is a legal process, don't tell us all that. That is only trying to avoid things. Sir, the bill speaks of reserving 1/3 seats for women in Lok Sabha and state legislature. But as I said, it is on this condition, which could have been overcome. I want to do census means disadvantage. Again, there's a second point about census. I'm not opposing census because of the legalities that you talked about. Census means disadvantage to southern states, including Telangana, where our population is usually lesser because we practice our, what you call the family planning. Now, once that happens, in the census, our figures happen to be lower than others, and we stand to this has to be answered when you sit in the cabinet. Please look into the problem because you are trying to do this for all the entire country. So I want you to look into this also. Another word that you have used, census effective after commencement of the bill. What I'm asking you to do is accept 2011 as benchmark. It is not there. The bill makes it sure the census commencement of the bill effective, the census effective after the commencement of the bill. That is to say, first census have to be conducted after the bill is passed, which have done after 12 years as far as the last experience is concerned. Even after such a census, Delimitation Commission will sit to decide on reservation of seats. Which seats they will do, Delhi is an experience. They took 1 year, and the last delimitation is an experience where they took 2 years. Of course, this is constitutional compulsion, I agree. There has to be delimitation, as I've already said. Thus, if I work it out, the publication of this bill, then census, then delimitation, then the people's opinion, all this, when I work it out, I don't want to give the details, it works out to 2030, not 2029. That means this 24 you are missing, next 29 you are missing, then you are getting into 31. As far as the bill is concerned, as far as the, right. So that is why I said, why not accept the same thing? Sir, then this delimitation, the commission, the delimitation, is time over, sir? Minutes. Time is over. Wind up. Sir, this delimitation which you are saying is advisable. My God, is it? I agree with so sir. Sir, this delimitation commission has to be appointed not by the state government. It is by CEC. It is under the guidance CEC. But for God's sake, not under the proposed politically motivated CEC. Let there be a CEC which is honest, which is truthful, which is really a true sense which all of us accept as our thing. So I'm telling you, I had my doubt. Yesterday, I had an half-an-hour discussion with the leader of the House, Mr. Piyush Goyal. Thank you. I insistently asked him whether are they really true to themselves in this bill. He said, yes, they are truthful. That is why I said I will join you because we are supporting it, but let us be truthful. Thank you, Dr. Keshav. Thank you. All right, sir. Then I will leave the other issues to my other speaker who is speaking. Yes.
because it has a big history. This has to be told. Whatever history it is, you have brought it. We are thankful to you. We are supporting it. But at the same time, please think, don't do it for political thing. There is a competition, political competition here and there. Somebody taking credit. Whoever takes the credit, let the ladies and this nation get this kind of a historical bill. That is why. Thank you very much, sir. Shri H.D. Dev Gowda ji. To the Secretary General, what I have written to the Honorable Prime Minister on April 10th, 2023. The content of the letter, if you permit me to read, I will read the entire letter only for the purpose of the preserving the time. I don't know whether your good self is going to permit me to read. Otherwise, I will place the entire letter on the table of the House. Sir, place it on the table of the House. If you permit, I will place it on the table of the House. Yes. The content is the Prime Minister has endorsed the letter what I have written to the Prime Minister on April 10th, 2023. What I have brought the Women Reservation Bill in 2015. I'm sorry, sir. I have brought this bill when I was the Chief Minister of Karnataka. I brought this reservation bill and it was passed in the Karnataka Assembly, and the same was introduced in the Parliament when I became the Prime Minister, and former late the Cabinet Secretary, Mr. T.S.R. Subramaniam was there. He has written all details. Sir, I don't want to quote all these things, sir. It contains all the materials. If you permit, I will place it on the Yes. table of the House. Permitted. This may be placed on the table of the House. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I am grateful. Well, honorable members, relevance of this House is reflected when our former Prime Minister is present here. And that is, of course, indicates House of Elders has to show light to others. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, you have 3 speakers, 17 minutes. Chairman, sir, How many minutes? Your total time is 17 minutes and 3 speakers. 1/3. 1/3. Okay. Like 5 minutes. Like Women Reservation Bill. 5 minutes. Leave 6 to others as a leader. 5 minutes. Your time starts. Already 29 At the seconds. outset, I would like to state that, don't disturb me, madam. At the outset, No, I would know. like to, You said don't disturb. You are not liable to disturbance. All I plead is don't create disturbance, sir. sir, what to say and how to say is my prerogative, sir, subject to the rules and regulations. At the outset, I would like to state that my party, that is our party, YSR Congress Party, under the leadership of YS Jagan Mohan Reddy Garu, extends unequivocal and unwavering support for the Women Reservation Bill. The Honorable Minister for Law is present. I request the Honorable Minister for Law to extend the reservations for women even in Rajya Sabha and also the state legislative councils. And this can be done because for every 2 years there will be retirements and vacancies in Rajya Sabha and also the state councils. In a period of 6 years, this law will be complied with. And in this regard, the Article 80 and Article 171 of the Constitution may also be amended to provide the women reservation for women 1/3 seats in Rajya Sabha and also the state councils. Now, Minister, sir, please take note of it, sir. Sir,
one more request, Law Minister, sir. Sir, for Purushottam Rupala, sir. Sir, now that you are providing reservation, that is today on 21st September 2023, and this month marks the monumental time for the women political empowerment in India. I strongly suggest and request the Honorable Minister for Law that the government declares September as Women's History Month. Women's Day, like International Women's Day, this month can be declared as Women's History Month. Sir, coming to the performance of Andhra Pradesh. Sir, the Constitution 73rd and 74th Amendment 1992 mandates the reservation of 1/3 seats for women in Panchayat and municipalities. In Andhra Pradesh, under the leadership of our beloved Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has exceeded the limit. It is not 1/3, it is not 1/3. He has even exceeded the limit and then provided reservation for women, as I'm now divulging the details now. Out of 688 of 1,356 politically nominated persons in the local bodies are women. That is 51% in the politically nominated posts are women. And 7 out of 13 Jilla Parishad chairpersons are women. That is 54%. 15 out of 26 vice chairpersons are women. That is 58%. 18 of 36 mayors and deputy mayors are women. That is 50%. 361 out of 671 corporations ward members are women. That is 53.8%. 45 out of 73 municipal chairmen are women. That is 62%. 1,061 out of 2,124 municipal ward members are women. That is 50%. 57% of the sarpanchas, 54% of MPTCs, 53% of Mandal presidents, 53% of ZPTC members are women, 53% of the ward and village volunteers, and 51% of officers in ward village secretariats are women. Therefore, our leader, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has crossed 33%, and in fact, nothing is less than 50%. Therefore, our contention is women reservation could be even more than 1/3. It could be even 50%, because women constitute. Conclude करें. You need not remind me, madam. Five, exactly 1/3 I'll close. 1/3 of the time. So therefore, because you disturb me, then I lose the sequence. Need not. समय समाप्त हो रहा है, तो उसमें विषय आपको ध्यान दिलाना पड़ता है. Thank you very much. Thank you. Thank you. प्रोफेसर मनोज झा. शुक्रिया मैडम, शुक्रिया आपके वहां होने के लिए भी. बस मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इतिहास में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब ये कहना मुश्किल हो जाता है, जो मीडिया के लोग पूछते हैं बाहर, आइज और नोज. ये मसला यस और नो का नहीं है माननीय सभापति जी. ये मसला हमारे देश की तारीख से जुड़ा हुआ है. ये मसला इस बात से जुड़ा हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते दिनों सेंट्रल हॉल में कहा था, कैनवस बड़ा होगा, आकृति बड़ी होगी. बड़ा कैनवस है लेकिन आकृति छोटी गढ़ी जा रही है, और ये इतिहास स्मरण करेगा. ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं. अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक उसका शीर्षक है, क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में. जब आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं थी, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. पता नहीं देवता रमन करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा, घरेलू हिंसा देखी, सबसे ज्यादा रेप
परिवार नाम की संस्था में देखा, जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है, तो मुझको लगता है ये जो विरोधाभासी चरित्र है हमारे देश का, इस विरोधाभासी चरित्र पर भी बात होनी चाहिए। आज काफी सारी महिलाएं हैं, पत्रकार भी इस दर्शक दीर्घा में, इनको भी ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ सरोकार हैं। इस देश में ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफ ये श्लोक पढ़ा जाए और दूसरी तरफ हम उस जुबान को छोड़ दें जो संविधान से आती है। मैडम, संविधान राइट्स की बात करता है, अधिकार की। हमारी वोकैबुलरी को क्या होता जा रहा है? अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं वो दया की श्रेणी में बात होती है, अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी। माननीय डिप्टी चेयरमैन मैम, चेयरपर्सन मैम, सॉरी, एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन 2008 हमारे पास जो सीट्स हैं 412 जनरल सीट्स, 84 एससीज, 47 एसटीज। अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से? 84 और 47 के अंदर 1/3 कर रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की व्यवस्था हो। क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूं, हर महिला को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है, ये आप भी जानती हैं। और खास करके पिछड़े वर्गों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाएं, उनका डिप्रिवेशन और वल्नरेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होती है। हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है, हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं होता है। अगर आप पहुंची तो बिना हैंड होल्डिंग के, लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या, जिनके हैंड होल्डिंग के लिए ना हमारे धर्म ग्रंथों में कोई व्यवस्था है और ना आज की समकालीन बातचीत में कोई व्यवस्था है। रेटोरिकली हम कुछ भी कह दें, मेरा सिर्फ आपके माध्यम से कहना होगा कि हमारी पार्टी, आज मैं स्मरण कर रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, भगवतिया देवी, कई लोग जानते होंगे, पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, पत्थर तोड़ने वाली, हम ना सहबो गाली भैया, हम ना सहबो गाली। वहां से, गया से निकल करके वो संसद तक पहुंची। क्या उसके बाद भगवतिया देवी आ पाई, फूलन देवी आ पाई? वो इसलिए नहीं आ पाई कि हम आपको दोष नहीं देते हैं, हमारी व्यवस्थाएं संवेदन शून्य है। मैं तो आग्रह करूंगा तमाम साथियों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए। ये ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा अगर हमने आज इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में फासला नहीं होना चाहिए, और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग। मैडम, आप, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच रही हो, तो आज मैं आग्रह करूंगा तमाम साथियों से, चिंता न करिए दलीय व्हिप की। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं। आज भी मौका है, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके एससी, एसटी और ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नहीं, आज हम नहीं करेंगे, हम ऐतिहासिक गुनहगार होंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बाहर लोग वॉच कर रहे हैं, कहेंगे कि तुमने क्या किया, ये व्यवस्था ऐसे नहीं बदली जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दायरों से अलग होकर के आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो ये रेटोरिक से आगे बढ़ना चाहिए, हमारी चिंताओं में आना चाहिए। ये नहीं होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला भी पहनाए और उनकी बात को आत्मसात न करें। ये जो फर्क हमारे इसमें आ रहा है, इससे कई तरह के विरोधाभास का जन्म हो रहा है। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपको कहूं कि कोटा विद इन कोटा की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जो एक अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट ने 89 में दिया, इंटरसेक्शनैलिटी। अब ये इंटरसेक्शनैलिटी को, चूंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आज मैंने सुबह इसका अनुवाद बहुत ढूंढा, उसके अनुवाद में एक अनुवाद आया, प्रतिच्छेदन। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि हम हर लेयर की एजेंसीज और उसके अंदर की क्या विधाएं हैं, उसके आधार पर
अपना चरित्र, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम ये देखना होगा। जो खास करके वंचित समाज की महिलाएं हैं, मैं उनके बारे में कहूं, आपको एक बार अपना नजरिया साफ करना होगा। अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठे तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 33% को एग्जिस्टिंग में मत इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट शुड बी सेपरेट। नई व्यवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग एससीज एंड एसटीज, ये करिएगा तो क्रांतिकारी कदम होगा। अक्सर हम लोग अपने प्रिविलेजेस को नहीं देखते हैं। मेरा सरनेम एक प्रिविलेज है, नीरज भाई का सरनेम एक प्रिविलेज है। हमारे सरनेम ने हमें प्रिविलेज दिए हैं। उन सरनेम्स को देखिए जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। नहीं, ऐसे ही मैं बहुत अच्छा किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैम चेयरपर्सन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिविलेज का जो व्याकरण है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इस देश में शायद देयर इज नथिंग इन नेम बट एवरीथिंग इज देयर इन द सरनेम। उनके संघर्ष, उनका जीवन कठिन लगातार होता जाता है। और एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊं, 31 में बेगम शहनवाज और सरोजनी नायडू ने संविधान बनने से बहुत पूर्व इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हम काहे को अटके पड़े हैं 33? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि 33 के साथ क्या रिश्ता है हमारा। ये 50 क्यों नहीं हो सकता, ये 55 क्यों नहीं हो सकता? आपका पूरा का वर्ग बदल जाएगा। आप नहीं चाहते कि भगवती देवी आए? हमेशा खास नेम तो बार बार कहता हूं दलों में ही है। अगर वो पूछे यहां तक अपने संघर्ष से, उनको आज ये आवश्यकता है, उनको ये भरोसा दिया जाए, ऐसी कोई चीज आज नहीं के लिए। ये जो नई एलिमेंट है हमारी, ये रंगीन ज्यादा होगी। इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं। हम ये कौन सा बिल ला रहे हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के बाद शेड्स ऑफ ग्रे भी नहीं है? अगर हमारा उद्देश्य डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है तो कदम उस दिशा में बढ़ाने होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि 2010 में हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें हमने एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की बात की थी। और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वर्ग चरित्र बदले। संसद सचमुच में प्रतिनिधित्व की संस्था बने जिसमें सबके आकार हो, सबकी शक्लें हो। ये ना हो कि एक प्रभुत्व वर्ग का उस पर हमेशा उस पर छाप रहे। अब मैं कहूं कि अभी जातिगत जनगणना कल शाम के बाद, मैम चेयरपर्सन, अब मैं आपका अटेंशन चाहता हूं। कल शाम के बाद इस देश में लोकसभा में बिल पास हुआ, उससे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है ओबीसी के साथ नाइंसाफी हुई। इस बात की चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना पर क्यों ब्लॉक जा रहा। और मैं ये कह रहा हूं, हमारे सीएम नीतीश जी और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराया। 28 अगस्त को मेरे पास दोनों एफिडेविट है। पहले एफिडेविट कौन लेके गए? सरकार। तुषार मेहता खड़े होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी लाइक सेंसस और एक्टिविटी अकिन टू सेंसस। लेकिन शाम तक जब अप्रोर होता है, दूसरी एफिडेविट आती है, कहती है गलती से वो पैराग्राफ लग गया था। सरकारें ऐसी गलतियां नहीं करती हैं, ये मानस करवाता है, ये प्रेजुडिस माइंड करवाता है। मैम चेयरपर्सन, बस ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने कई संशोधन दिए हैं मैडम चेयरपर्सन, मैंने कई संशोधन दिए हैं। उन संशोधनों पर भी सरकार विचार करे। हाथ जोड़ के कहता हूं, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हृदय विशाल रखना चाहिए। छोटे मन से, आप ही के बड़े नेता कह गए थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कैनवास पे बड़ी लकीर खींचिए। और मैं आखिरी में एक बात कह के खत्म करूंगा कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, 1 मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है,
क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। श्री इलामरम करीम, श्री इलामरम करीम। Thank you, sir. I support this bill. On what is that? Rupal ji, let me speak. On behalf of CPIM, I support this bill. Honorable Prime Minister told that he was chosen one for empowering and strengthening women. Nothing, sir. This is a compulsion on the ruling party because they are afraid of the next election, the parliament election. After the propaganda led by Prime Minister and Home Minister in Karnataka and trying to communalize the entire community and division among the community, they lost Karnataka. They lost Himachal Pradesh. 15 years continuous rule in Delhi Municipal Corporation, they were lost. That situation compelled BJP to bring such a legislation in the parliament. This is not for Nari Shakti Bandhan. Sir, in 2010, UPA government introduced the bill in the Rajya Sabha and it was passed. I remember Srimati Sonia Gandhi and my party leader Brinda Karat and other women leaders who were supporting and interfering to pass that bill in the Rajya Sabha. In an article, Brinda Karat remembers that moment. She told, I quote, "But the unequivocal support for the bill of the then UPA chairperson Sonia Gandhi ensured that the various plans being hatched to once again sabotage the bill were blocked." Sir, the firm position taken by the Rajya Sabha chairman, Hamid Ansari, was critical factor in the passage of the bill. Sir, this was happened because of the strong united struggle by women's organization since decades. But unfortunately, that bill was not passed in the Lok Sabha. In 2014, Parliament election, BJP promised they shall bring the reservation bill. 5 years, nothing done. 2019, they repeated that promise. 4 years has lapsed. You are responsible for losing 9 years of reservation for women. You have to reply for that. Now you are claiming Nari Shakti Bandhan. Which Nari, sir? Manipur Nari. Who are women folks? They are naked, paraded on the road, gang raped, and mercilessly butchered under the patronage of BJP government. What Nari Bandhan, sir? The wrestling stars, they were assaulted by the chairman of that committee. Sir, Unnao, Katavo victims, they were also ladies. What you have done? What you have done? So this is not for Nari Shakti Bandhan. This is for political achievement, only a political achievement. When it is to be implemented, when the women get this right, it is a far away after the census, when the census will happen, and on based of the new census, delimitation to be happened. When it will happen, it is not coming in next 10 years or 15 years.
they only want to win the next election. All the election promises are going to air. The entire sections of the people, farmers, workers, youth, all are angry with this government. Sir, women are working in several sectors. What is their condition? Particularly agricultural workers. See, unorganized sector workers, scheme workers, lakhs of scheme workers, MNREG workers, what they are getting wages? There is no social benefit for them. In the basis of the privatization in public sector, in railways and public sector undertakings, social justice is gone to air. Where is the reservation, sir? In private sector, is there reservation? Only reservation for SC, ST and OBC section that is getting in the public sector undertakings only. What are you doing there? All are gone to private hands. That is your policy. So you are speaking about Nari Shakti Bandhan. This is not for Nari Shakti Bandhan. In West Bengal, 1983, 33% reservation was given to women in local bodies. That was first time in the history of this nation. In Kerala, 50% reservation is given to women in all panchayats, block panchayats and district panchayats and corporations, everywhere. Actually, the actual number may be more than 50%. In general seats also, so many women are contesting. So that is the history. What is the history of other states ruled by the BJP? Whether you can claim like that? See, we must recall the attention of this house regarding the BJP's policies adopted during the 9 years. India stand around 20-25% participation, female labor participation rate in the world. India is far backward comparing with other nations and backward nations also. In all aspects, our female are backward, sir. They are witnessing that, silently witness that. They are silent spectators of all these events. They are not taking care of the welfare of the women and under a suppressed section. Sir, sabka saath, sabka vikas. That is the slogan. There is a single man from the largest minority section of this country in the cabinet. Sabka saath. Where is the sabka vikas? That is the attitude of the BJP. No, nobody is there. There was one Nakvi. He was thrown out. That is your policy. Conclude, sir. So, you please utter sabka saath, sabka vikas. Okay, sir. Shri Vaiko ji. Sir, you have 4 minutes. Vice Chairperson, I rise to support this bill. The first decade of last century, women in UK, England, they did not have voting rights. So women fought against the government to get voting rights. And Emily Bankers was the chairperson of the Women Brigade. One day she went to the London head post office and said, "You have to send a parcel to the Prime Minister's residence." What parcel? I am the parcel. They were perplexed. They were shocked. Is there any rule that a living person should not be sent as a parcel? Then what they have done? They have tied a badge along with their wrist and sent to the Prime Minister's residence. The Prime Minister's Secretariat was shocked, and Prime Minister, Mr. Asjit, he was very much shocked. He came. What for you have come to see me? You have not given voting rights to the women. Then finally, with these struggles, they got the voting rights. Here in Tamil Nadu, 1921, when Justice Party formed the government,
they gave the voting rights. And then in 1929, the greatest champion of social justice, Periyar E.V. Ramsamy Nayakar, conducted the self-respect movement conference in Chengalpet. He said he adopted a resolution that property rights should be given to the women. After 60 years, when Dr. Kalaignar Karunanidhi became the chief minister, and he fulfilled the assurance given by the Chairman Periyar, and women were given the property rights. We have had a brave lady, Kannagi, who is known for her righteousness and bravery. The king of Madurai committed injustice by killing her innocent husband, Kovalan, on the false charge that he had stolen the ornament of queen. But on knowing the tragedy, Kannagi curses the king and curses the Madurai city to fire, and she is the global symbol of justice. Thillayadi Valliyamai was a South African Tamil girl who worked with Mahatma Gandhi in her early years in South Africa, fighting its apartheid regime, and observed fast. When she was dying, Mahatma Gandhi went to see her, and she said, "If I am reborn, I will again join you to fight against the whites." In Tamil Nadu, Velu Nachiyar drew her sword against the powerful British army and defeated them with the help of Tipu Sultan and Virupachi. Sir, you will have to start concluding, please. I will take only 1 minute. The bill provides for the provision of 15 years initially, but I should suggest that it should be extended because it is too short a period. Similarly, delimitation exercise for constituency should be undertaken at the earliest so that these provisions can be implemented as soon as possible. Sir, Madam, some honorable members have demanded for reservation within reservation for women belonging to Dalit, OBC and minorities. I would suggest that some provision should be made for providing reservation to women belonging to these categories. With these words, I wholeheartedly support this constitution amendment conclude, bill. Sir. Shri Ramnath Thakurji. श्रीमान, मैं समय पर अपनी बात रखूंगा। 7 मिनट है आपको। 5 मिनट नहीं, 7 मिनट। 7 मिनट। श्रीमान, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करना बहुत जरूरी हो गया। 1967 में भगवती देवी को 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भगवती देवी को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एमएलए बनाने का काम किया था, और वो 1990 में लालू प्रसाद जी ने उनको एमपी बनाने का काम किया था। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि महिलाओं के प्रति उनका क्या दर्द था। अब मैं आता हूं 1967 के बाद 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को लागू करने का काम किया था और वर्गीकरण करने का काम किया था। 8% पिछड़ा को, 12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और 3% महिलाओं को देने का काम किया था। अब मैं आता हूं उनके बताए हुए रास्ते पर नीतीश कुमार जी ने जनगणना का हम लोग कई बार राज्यसभा में उठा चुके कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। अब इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम 2029 को ये करेंगे। हम लोग बराबर करते आ रहे हैं, जनता दल की ये मांग है कि जातीय जनगणना होना चाहिए,
लेकिन 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% पंचायत के मुखिया के महिलाओं को देने का काम किया, जिला परिषद के उम्मीदवारों को देने का काम किया। अभी सबसे भारत में अकेला राज्य बिहार है कि 35% महिलाओं को, हर एक विभाग के महिलाओं को देने का काम किया। सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में महिलाएं वहां भर्ती हुई हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में, उसके अनुरूप भारत सरकार इसको लागू करे। और क्यों नहीं करे? ये मजबूत पार्टी है, बहुमत की पार्टी है। 2016 में 8 बजे रात्रि में भारत के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि 1000 रुपए का नोटबंदी हो जाएगा। 12 बजे के बाद वो कागज समझा जाएगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए आज जो गीत गा रहे हैं, उस समय क्यों नहीं किया? अब 2016 छोड़िए, 2019 में उनका अपार बहुमत आ गया, उसमें उन्होंने क्यों नहीं किया महिला आरक्षण का? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार से, कि मजबूत हैं, अभी भी अपार बहुमत में हैं, वो रात में बैठे और महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। हम ये निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से। नोटबंदी का काम किया, 2000 का नोट अभी भी बंद है, 30 सितंबर को उसका अंतिम है। इतने मजबूत रहते हुए वो 2029 में कर रहे हैं। इसका मतलब मुझको लगता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है महिलाओं के प्रति। इसलिए आइए हम सब मिलकर के भारत सरकार से निवेदन करें को जल्दी महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ दिल के बहलाने का सामान न समझे जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, महिलाओं को अब इतना भी आसान न समझा जाए, ये भी हम सबकी तरह जीने का हक मांगती है। इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम पूरे राष्ट्र के 1,140,00,000 जनता की तरफ से, इस सदन की तरफ से हम निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं नहीं कहता तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, 2 काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। समय से पहले आपने अपनी बात कर ली। बीरेंद्र प्रसाद वैश्य। Thank you, madam. I raise here today to support the bill. Our country is observing 75 years of independence. In our independent movement, women play most strong leadership and always very strongly women participated in our independent movement. Not only that, for the better India, for the independent India, many women lost their life, including a 14-year school girl from Assam, Kanaklata Barua, who was hosted our national flag in Gopur police station in Assam, and she was killed by the British police. So bring this bull in the 75 years of independence. This is the true respect to our independent fighter, especially for women.
Madam, the bill is coming in proper time. The bill was first introduced in the parliament in the year 1996. I was witness in 1996, I was a member of Lok Sabha. Again, 2010, bill was passed in Rajya Sabha. But bill was passed, but not seriousness was there to pass the bill in Lok Sabha. So today, with confidence, with strong domination for the empowered women, this bill is coming, and I am sure under the leadership of Narendra Modi, definitely this bill is going to implement this time. Madam, 96, I was a member. 2010, I was a member. But I have seen it when bill was come in the House. Due to the quorum, House was adjourned. It means intentionally bill was not passed in Lok Sabha. Today, with new spirit, with amendment, this bill is coming. This government always believed one nation, one constitution. One nation, one constitution is the dream of this government, and by Article 370 in Jammu and Kashmir, it was implemented. Sir, you have to start one concluding, nation, one please. constitution. And Please today, conclude. in the amendment version of this bill, this bill, government is decided to give reservation to the women in Union Territory Delhi also. This is very welcome move because women from Delhi, women from Assam, women from the Uttar Pradesh, everybody have a equal right, and this government, Narendra Modi government, is going to implement it by amending the constitution, and I'm sure this bill will pass. This bill is passed. Everybody will support the bill, and without voting, and this will pass, and it will be implemented very strongly. And in the year of the 75 years of our independence, bring this bill. I must compliment the government to bring this bill. With this, I totally wholeheartedly support the bill and conclude my speech. Thank you. Mrs. Saroj Pandey. धन्यवाद। आज मैं इस ऐतिहासिक You have 15 minutes. मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देती हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को और धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे स्त्रीत्व का, हमारे नारीत्व का, हमारे ममत्व का जो सम्मान किया है और देश की आधी आबादी को इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से स्थान देने का प्रयास किया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन है, बहुत साधुवाद है। नाम पर बात हो रही थी इस बिल के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, और जब शुरुआत में सदन में इस पर चर्चा हुई तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वंदन शब्द पर आपत्ति हुई। ये कैसी भारत की परंपरा है? अरे भारत माता का तो हम हमेशा वंदन ही करते हैं, लेकिन कभी इंडिया का वंदन नहीं होता है। भारत माता का वंदन होता है, और जो लोग भारत माता का वंदन करते हैं वो वंदन शब्द की महत्ता को नहीं समझेंगे। हमारे भारत की परंपरा रही है कि हमारे यहां अगर हमने कभी पूर्व में भी
किसी की आराधना की है तो उसमें हमने नारी को पूजा है। और भारत में अर्धनारीश्वर का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। ये बिल क्यों आया, ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, हमारी मंशा पे शक हो रहा है। मैं पूछती हूं कि भारत की आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद ये प्रश्न पहले खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज का भारत महत्वाकांक्षी भारत है, आज का भारत साहसिक भारत है, और इस साहसिक भारत में मुझे लगता है कि इस अमृत काल में हमने एक नई शुरुआत की है। चंद्रयान पर कल सदन में चर्चा हो रही थी, और जब सदन में चंद्रयान पर चर्चा हो रही थी तो शिव शक्ति शब्द का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और आप एक संयोग है कि इस सुखद संयोग में शिव शक्ति के साथ 15 दिन के बाद वहां पर भी सूर्योदय हो रहा है। मुझे लगता है कि अमृत काल में ये सुखद संयोग शिव शक्ति का, जहां वहां पे सूर्योदय हो रहा है, भारत में भी ये सूर्योदय इस महिला शक्ति के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहां पर भी शिव और शक्ति का ही उपयोग है, और मेरा मानना है कि शक्ति के जागरण के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। इसलिए आज मेरा यह प्रबल विश्वास हुआ है कि शक्ति के जागरण के साथ इस अमृत काल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा, और इसके साथ ही साथ भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारी मंशा पे सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ और एक घटना याद दिलाना चाहती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी, तब प्रधानमंत्री होते हुए उनके साथ में जो देश की सबसे मजबूत कमेटी है, उसमें स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमन, माननीय राजनाथ जी और अरुण जेटली जी थे। सुषमा स्वराज जी के पास में विदेश मंत्रालय था, निर्मला सीतारमन जी के पास में रक्षा मंत्रालय था, अरुण जेटली जी के पास में वित्त मंत्रालय था, और राजनाथ जी के पास में गृह मंत्रालय था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित्त पुरुष संभाल रहे हैं, रक्षा और विदेश महिलाएं संभाल रही हैं। ये एक सुखद संयोग था। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमारी प्रतिभा का उपयोग किया, हम पर विश्वास किया, इस आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यहां पर लाया गया। पिछली बार यहां पर बहुत से विषय आए कि ये पारित क्यों नहीं हुआ, पिछली बार लोकसभा में आया, हमने 9 साल में क्यों नहीं लाया। मैं कहना चाहती हूं कि 9 साल में क्यों नहीं लाया, इस पर करने की बजाय आज तो उत्सव का दिन है, हम सबको उत्सव मनाना चाहिए। आज खुशी का दिन है, मंशा पे शक क्यों? आप सब यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, आप सभी को ये बात पता है। इस मंशा पर शक इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, हर जगह पर राजनीति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर आप राजनीति कर रहे हैं। प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, और उस प्रक्रिया के साथ में जब हम उस बिल को आगे लाएंगे तभी महिलाओं को आरक्षण बिल पर प्रावधान के तहत उन्हें उनका अधिकार मिल पाएगा। पूर्व में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित होते हुए उन्हें स्थान नहीं मिल पाया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। हर जगह की राजनीति भारत देश को बहुत पीछे ले जाती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी मंशा के साथ, बहुत साफ मंशा के साथ आज के इस उत्सव को मनाने का पूरी देश की आधी आबादी को अवसर दिया है। आज आपको जितनी भी गैलरी है, मैं कल से देख रही हूं, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, देश की आधी आबादी हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है। ये हमको गौरव का अनुभव होता है। मैं इसलिए भी अपने प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ कि इस गैलरी से वो महिलाएं सुनने आई हैं कि हमारे श्रेष्ठ जन क्या कहते हैं, हमारे प्रबुद्ध जन क्या कहते हैं। बहुत सारी योजनाओं का विषय नहीं कहती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
इस योजना को लागू करने के पीछे बहुत मार्मिक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को मैं कहना चाहती हूँ, उस घटनाक्रम को कहना चाहती हूँ। जिन राज्यों में बेटी का जन्म होना अभी शाप माना जाता था, बिटिया अगर पैदा हुई तो जो पैदा करने वाली माँ है वो भी तनाव में रहती थी, घर परिवार के लोग भी रहते थे, और बिटिया पैदा हुई तो उस बिटिया को बड़े से दूध के हौदे में डाल दिया जाता था। वो बिटिया उस दूध के बड़े से हौदे में अंतिम सांसें गिनती थी, इस धरती पर आती जरूर थी लेकिन विदा कर दी जाती थी। लिंगानुपात बार बार बदल रहा था, बेटों की संख्या बढ़ती थी, बिटिया की संख्या गिर जाती थी, और जब बिटिया की संख्या गिरने लगी, लिंगानुपात असंतुलित होने लगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी और उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो हम आने वाले समय पर कहां खड़े होंगे। ये दूरदृष्टि इसके पहले कभी किसी ने नहीं करी। उन्होंने शुरुआत करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में मैं आपको गर्व के साथ इस बात को बताना चाहती हूं कि विश्व के आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में जो प्रकाशित हुई है, इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 8 अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हमारा गौरव है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस लिंगानुपात को संतुलित करने का प्रयास किया, ये उसका गौरव है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस दूरदृष्टि के साथ इतनी छोटी सी बात जो लोगों को दिखाई नहीं देती थी, उस पर इस अभियान के माध्यम से उन्होंने शुरुआत करी। बहुत सारी योजनाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, हमारी को प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम चीजें हुई। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम महिलाएं तो हमेशा से वंचित हैं। उस वंचित, शोषित, पीड़ित महिलाओं के साथ राजनीति कैसी? अरे हम तो रोज रोज अपनी योग्यता का प्रमाण देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री जी उस पर अवसर देते हैं तो बार बार उस पर राजनीति करके, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके, उनकी मंशा पर संदिग्ध विषयों को खड़ा करके जिस प्रकार का यहाँ पर दृश्य उपस्थित किया जाता है, मुझे लगता है ये बेहद सोचनीय है। हमारी प्रधानमंत्री जी आज की नारी को बनाना नहीं चाहते, आज की नारी को दासी बनाना भी नहीं चाहते। आज वो चाहते हैं कि आज हमें एक मानवी के रूप में पहचान मिले, हम एक मानवी के रूप में अपना स्थान बनाएं। और इसलिए जब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज इस आरक्षण बिल के साथ ही एक नए उत्सव की शुरुआत होगी। देश में महिलाओं को अपना स्थान मिलेगा। और मेरा मानना है कि जब हम अपने स्थान की बात करते हैं तो इस अमृत काल में, भले उसका समय थोड़ा लंबा है, लेकिन इस अमृत काल में जो बिल पारित होगा या आने वाले समय में उस व्यक्तित्व को सुशोभित करेगा जो इस सदन में आधी आबादी के तौर पर उपस्थित होगी। महिलाओं में बहुत धैर्य होता है और इस धैर्य के साथ वो आगे बढ़ती है। हमारे धैर्य की परीक्षा और हमारे धैर्य की लगातार कई उस पे कहानियां हैं जो सत्य है, लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया। आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में मिले, इसका संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है। बहुत साफ मंशा के साथ में इस बिल को लाकर जनगणना के माध्यम से संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों के तहत यहाँ पे हम इसे लागू करें, और मुझे लगता है कि इस उत्सव में पूरे देश के लोग शामिल हों। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक पल का मुझे साक्षी होने का गौरव मिला है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट रजनी अशोक राव पाटिल। इधर 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 कभी उधर नहीं जाएगी। You have 10 धन्यवाद minutes. महोदया। Yes, you have 10 minutes. धन्यवाद देती हूँ आपको मुझे बोलने का मौका दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023
128वां संशोधन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज मैं खुद को बहुत गौरवान्वित, कृतज्ञ और भाव विभोर महसूस करती हूँ। और आज याद आती है मुझे मेरे नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिनके दूरदृष्टि से और जिनके विजन से ये महिलाओं का आरक्षण का अधिकार मिलने का काम हुआ था। उनकी गहरी सोच की वजह से हमारी जैसी 15 लाख महिलाएं आज देश में अलग अलग जगह पे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम कर रही है। इस देश की नींव का एक हिस्सा बन के खड़ी है। और मुझे ये बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि पहली 92 में जब ये लागू हुआ महिला आरक्षण विधेयक, और 93 में उसी के तहत में जिला परिषद में बीड़ से मैं पहली बार यहाँ चुन के आई थी। तो ये मेरी जो जर्नी है वो जिला परिषद से लेके यहाँ तक वो सिर्फ पॉसिबल हुई क्योंकि मेरी पार्टी के नेता, उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके ये बिल लाया था। 1989 में राजीव जी ने पहली बार ये बिल लाया। लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोग आज वंदन करना चाहते हैं हमें, उन लोगों ने उसको पराजित कर दिया और उनके कारण वो हमारा बिल पराजित हो गया। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ये जो हुआ, उसमें उसके तहत 1/3 हिस्सा, 1/3 महिला अधिकार के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिल गया, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई पंच बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष बनी। और ये सब ठाकुर की से, जो ठाकुर की के विवाद हुई, ठाकुर की से राज करने लगी। तब भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा कुछ लोगों ने कि मिस्टर सरपंच, ये शब्द उन्होंने यूज किया, मिस्टर सरपंच, कि हम नहीं काम करेंगे, उनके पति काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे काम हमने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए और बाद में हम सब समझने लगे कैसे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपना अधिकार जागरूक करने का काम अगर यहाँ पे इस बिल के तहत हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहती हूँ कि 1996 में जब ये बिल पहली बार लोकसभा में आया, तब भी मैं लोकसभा में सदस्य थी। तो हमेशा महिला आरक्षण का बिल जब भी आता है, उसका एक एक सीढ़ी चढ़ के 30-35 साल का ये हमारा परिक्रमण हुआ है। और मुझे लगता है 2029 तक यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आता नहीं बिल। मैं मैडम 96 में जब बिल आया, उस बिल को इतना विरोध किया, उस बिल को फाड़ के टुकड़े भी कर दिए और गीता मुखर्जी के सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को ये बिल सौंपा गया, गीता मुखर्जी। और गीता मुखर्जी के नेतृत्व में ये बिल का प्रवाह शुरू हो गया। धीरे धीरे 2010 साथ में आ गया। और मेरी नेता सोनिया गांधी, उनकी मंशा थी कि जो राजीव जी का सपना था, जो आधा रह गया था, आधा तो पूरा कर दिया था उन्होंने पंचायतों में, लेकिन जो आधा रह गया था कि लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारी बहनें आना चाहिए, वो सपना पूरा करने के लिए हमारी सोनिया जी आगे आई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार 2010 में यह हमारा बिल पारित हो गया राज्यसभा में। लेकिन फिर लोकसभा में हमारा पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाया। 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी हो गए, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, तो हमें लगा कि अभी तो ये बिल करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे यही लोग बोल रहे थे, तो हमें लगा ये करेंगे। 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा मोदी जी को, फिर 15 में लिखा, 16 में लिखा, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा और बताया कि अगर ये बिल आप लाना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू, हम अनकंडीशनल आपका हमारा सपोर्ट करेंगे, आप ये बिल लाओ और ये बिल पारित करो। लेकिन ये नहीं हुआ। और जब अभी 9 साल पूरे होने के लिए आए और एक साल दिख रहा है कि अभी चुनाव है, जिस सब तरह से मारे गए हैं, जब तरह से उनको लोग छीतू कर रहे हैं, तब उनको लगा कि अभी महिलाओं का कार्ड हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए महिला बिल आया है। हमारे लिए कोई वंदना नहीं था, हमारे देवी, हमें वंदना मत ही करो, हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, ना हम देवी बनना चाहते, ना हम बहन बनना चाहते, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते। वी वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग। हमें मानव करके समझाओ, कोई किसी बड़े बड़े पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत साल हमें नीचे गिराने का कोशिश इन लोगों ने की है।
2 साल के बाद जब ये बिल आज आया है तो मुझे तो उनके नियत में कुछ खोट लगती है। एक कारण यह है कि अगर उनके मन में मंशा थी तो उन्होंने पहले ही लाना चाहिए था। अगर ये अपना नोटबंदी का बिल एक रात में आज ला सकते, जीएसटी का बिल ला सकते रात में, और 3 कृषि कानून जो काले कानून थे, और इन्होंने बोला हम पुख्ता तैयारी करते। नड्डा जी ने बोला अगर पुख्ता तैयारी की थी तो 3 कृषि कानून वापस क्यों आए? ये आपकी है क्या? तो इन सब जगह उल्टा खेल हुआ है। और सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री थी, उन्होंने बोला एक पूरा इसमें होड़ चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा इसके, क्योंकि जब एक परिवार के 2 लोग इसके लिए शहीद हो जाते हैं, एक परिवार की एक हमारा नेता, जब हम सैल्यूट करते हैं एक नेता खुद प्राइम मिनिस्टर का त्याग करती है, हमारे परिवार के हमारा राहुल गांधी जब बाहर निकलता है और ये मोहब्बत का दान के बाजार में खुले भारत करके निकलता है। जोड़ों में लोग वो निकले, मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से, क्योंकि परसों भी नीच लग गया है, तब भी मेरे साथ ये जो हुआ उसमें लोगों और रुपए अपनी बात। मैडम आप एक है कि आगे हाथ नहीं पकड़ सकते, हमें विश्वास नहीं आता है तो, लेकिन वो महिलाएं गले पड़ रही थी, रो रही थी, बता रही थी अपनी पीड़ाएं, अपने दुख दर्द राहुल जी को बता रही थी। मुझे ये दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार को नाम रखना, इसमें आपको क्या सुख मिलता है? पंडित जी से लेके हर रोज 60 साल में क्या किया, आपने क्या क्या करके मारते हैं। 30 साल में तो ये लोग सत्ता में भी नहीं है, बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप छोड़ते नहीं है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। जी, आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहाँ पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियां यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है। हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे अभिनेत्रियों को। तो अरे आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दिए उनके घर जाओ, उनके घर क्या कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नगर किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को अब घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ। और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी अच्छा आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए। और उसके लिए फोटोशॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी, और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझ ले पहले, तो वहां पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and 2 houses to be known as respectively as the council of states and house of people। कहा है हमारा पहला जो वाक्य है उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहा दिख रही है। 3 दिन हमारा ये समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनको यूटिलाइज करते हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 96-89 से शुरू हुआ, और मैं 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया, ना किसी को गिराया, ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। वहां पहुंचे आप जहां पहुंचे आप छलांगे लगा के, आप जहां पे छलांगे लगा के पहुंचे, वहां पहुंचे हम भी, मगर धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे। डिलिमिटेशन हो गया मैडम, डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो बोलते हैं कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है बीजेपी वालों को, उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है। 2014 के बाद कई सब याद आता है, या देवी देवता वैदिक काल याद आता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर जिनका नाम आज लेना हमें आवश्यक लगता है, कि अगर वो नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते थे। उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी दी है कांग्रेस पार्टी ने, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभाताई को दिया है, प्रथम स्पीकर मीरा कुमार को दिया है, और बीजेपी ने सिर्फ बताना चाहिए मैडम कि किसको उन्होंने किया है। अध्यक्ष कभी बीजेपी की महिला हुई है, आरएसएस की प्रमुख कभी महिला हुई है, ये जरूर बताना चाहिए, और ये बता के उन्होंने अपना पलटा झाड नाही देना चाहिए। मी मराठीमध्ये फक्त 2 मिनिटं बोलणार, एकच मिनिट मराठीमध्ये 1 मिनिटं बोलू दे मला, माझी भाषा आहे ती। आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत, गौरी आहेत आमच्याकडे, त्यामुळे आज गौरी येणार आहेत तुम्ही आमच्याकडे। आहेत महालक्ष्मी तर गौरी येणार आहे, त्यामुळे मला सगळ्या माझ्या बांधवांना आमच्या महाराष्ट्राच्या रीतीप्रमाणे तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात आणि गणपती बाप्पा मोरया म्हणायचंय, आणि एकच सांगायचं की आमचा महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा जिजामाता होत्या म्हणून शिवबा तयार झाले, चांद बीबी होती, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलांच्या बरोबरीने लढत होता, रमाबाई आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, तारा राणी, अहिल्याबाई, असे किती नाव आहेत आमच्याकडे की ज्या नावांना उल्लेख करून या देशाला आम्हाला फार मोठं सन्मान वाटतो। आणि त्यामुळे मला आज नारी शक्ती वंदन करत असताना मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन की आम्हाला आमचं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या, आम्हाला देवता बनवू नका, देवी बनवू नका, लक्ष्मी बनवू नका, आम्हाला देवता न बनवता माणूस म्हणून जगायचा अधिकार द्या। आणि हे जे बिल आहे ते लवकरात लवकर इतकी 40% आमचे ह्याचे आहेत, कास्ट आहे आमच्या, ती कास्ट धरून ओबीसी, एससी, एसटी या सगळ्यांनी म्हणून ते बिल लवकरात लवकर पास करा। धन्यवाद, आपण मला वेळ दिल्यामुळे। जय हिंद। मौसम नूर। Thank you, Vice Chairperson, Madam. Madam, I come from a party called the All India Trinamool Congress, whose founder gave 41% of Lok Sabha tickets to women way back in 2014. I come from a party founded by Ms. Mamta Banerjee, which already has 40% of women MPs in the Lok Sabha. I come from a party that already has 50% women elected in the panchayats and the municipalities. I come from a party founded 25 years ago, which spoke up in Parliament for the Women's Reservation Bill way back in 1998. Madam, our words were not empty words. Our words were put into action. Today, we are glad that the rest of India, including this government, who gave only 12% tickets to women, has learnt little from India's only woman-serving chief minister. The BJP has 16 chief ministers, none of them are women. We have already implemented Women's Reservation Bill. This government is trying to bring a bill in the present, which it cannot implement in the near future. Madam, Mr. Prime Minister, sir, listen carefully to what I'm saying. I am Mausam Noor from Malda, West Bengal. I have been elected twice in the Lok Sabha and now serving my 3rd term in Parliament in the Rajya Sabha. If you are really serious
about this bill, please give 33% tickets to women in the 5 upcoming state elections in November this year and in 2024 general elections next year. Madam, of course we support this bill. It is our bill. It is our idea. It is what we have already implemented. Let me try to explain to you how this bill is fundamentally flawed. Because this bill is linked to both delimitation exercise and a census. It is like writing a check with no balance in your account. And the check is dated not 2023 September, but maybe 2034. In other words, you can't cash the check now. You can only keep it in your drawer. You will feel good, but you won't have any money in your account. That is exactly what this government is telling the women of India. Madam, going beyond the walls of parliament, we as a nation need to change our thinking. In the Election Commission of India, of the 9 top posts, not one is a woman. Out of 11,000 IS officers between 1951 to 2020, only 1 in 10 was a woman. Only 1 out of 10 IPS officers is a woman. Out of the 680 judges, only 83 are women. Only 15% of women hold senior and managerial positions in India. It is heartening that in West Bengal, every district has a police station that is solely run by women. Madam, if women have to be represented, it has to be a team effort. And in conclusion, sir, Madam, I ask the Prime Minister, what is the name of that Lok Sabha MP of yours who shamed us, who harassed our champion wrestlers? On behalf of the women of India, what is he still doing, sitting here in this new building? Thank you, Madam. Next. Yeah. R. Girirajan. Thank you, Chairman. Honorable Chairman, first of all, I thank my Chairwoman. Chairperson, sorry, sir. Chairperson, Honorable Chairperson, first of all, I thank my beloved leader, Talabadi M.K. Stalin, for providing this opportunity to speak in this August House. Representing DMK, for the 75 years Dravida Munnetra Kalagam has been fighting for women's rights. We welcome the Women's Reservation Bill. The pertinent question is, why has not the Modi government shown even 1% of the concern it showed in passing the controversial Agrarian Bill, Acts, Citizenship Amendment Act, Kashmir Special Status Act, and 10% reservation for passing the Women Reservation Bill? People have apprehension on the timing and the cunning manner the bill is adopted as sinister design. People will understand that despite the strength of the majority, they have remained blind for the past 9 years and are trying to do an electoral jumla as usual. Madam, even if the bill is passed now, the implementation of that will take many more years, as they have included a clause in Article 334A, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People. The Legislative Assembly of the states shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose of the relevant figures of the first census taken after commencement of the Constitution 128th Amendment Act 2023. That it will implemented after the delimitation of the constituencies were done. Delimitation of Lok Sabha constituencies in various states and assembly constituencies will be done only after 2026. The next election after delimitation will be held in 2029. So implementation of the said act cannot be implemented before 2029.
There is no guarantee when the census will be held. The census that never took place, the redistricting based on it, and the strange play of passing the law now to supposedly come into effect in 2029 is election failure. Madam, delimitation of constituencies has got its own problems and grave issues which need to be tested thoroughly before arriving at the total of Lok Sabha constituencies and assembly seats in states in the country. Play to reduce the frustration of the people of South India, especially from Tamil Nadu in the Lok Sabha, in the name of the constituency delimitation, must be nipped in the bud. The union government must now give an assurance that it will not deceive Tamil Nadu and other South Indian states. The BJP-led government should consider the rationale behind the demand for reservation for women from most backward communities. There should be an inner reservation for women and OBC and BC while implementing 33% reservation. The DMK President and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, in his statement and reiterated this aspect. Madam, gender equality means empowering women in all ways and in all places. For that, they should first be given their proper places. Dravida Munnetra Kazhagam has been insisting on this. Whenever DMK government is formed, it is implemented. In 1996, Chief Minister Kalangar has provided 33% reservation for women in local bodies. By the end of the 1996, election to local bodies such as Panchayat unions, municipalities and corporations were held by the DMK. The Women's Reservation Bill has pending for nearly 27 years. The Women's Reservation Bill was first introduced in 1996 in the Union Government of the DMK in 2005 too. The DMK-led Union Government introduced the bill. The BJP, which initially said it would support it, then opposed it. Uma Bharati, who spoke on behalf of the BJP, has vehemently opposed it. Among those who have opposed it in the past, in the present, UP Chief Minister Yogi Adityanath also. Under the Congress, DMK-led UPA 1 government, the Women's Reservation Bill was introduced in the Rajya Sabha on March 8, 2010, Women's Day, and passed the next day during the UPA government. Before that, Honorable Devagowda's government brought this bill. Our floor leader Tiruchi Siva also spoke on that bill. Unfortunately, it could not be passed in the Lok Sabha due to the opposition from some political parties. The BJP government, which came to power after the shelved the bill. In the 2014 and 2019 elections, the BJP government won a majority. If they wanted to pass the bill, they could not accomplish it immediately. But they did not even bother to introduce the bill for the reasons better known to them. In 2017, we took out a rally in Delhi on behalf of the DMK. Mrs. Kanimozhi, the woman wing secretary, and then Rajya Sabha member, now Lok Sabha member, led the rally, which was held to press for the implementation of 33% reservation for women parliament and assembly constituencies in states. Madam, former Prime Minister Rajiv Gandhi ensured reservation in local bodies. Former Prime Minister Manmohan Singh introduced the Women Reservation Bill in Parliament and state assemblies in the Rajya Sabha. The achievements of both of them deserve to be remembered now. On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I welcome the bill to provide 33% reservation to women brought in by the Union government. Even if it is done because of the passage of time, I urge these union rulers to consider its justification and not ignore the demand for representation for women of the backward and most backward communities. India is the only country that has not yet conducted a census that takes place once in a decade. So far, BJP has not given assurances of when it will be happen. The delimitation of constituencies based on the population alone in the dagger hanging over the head of Tamil Nadu and the South Indian states. The political conspiracy is increase the number of MPs from North Indian states like UP and Bihar and reduce the political representation in South India must be defeated. The unjust attempt to deceive you, politically conscious in Tamil Nadu must be nipped in the bud. Even
Chandrayaan softly landed on the south pole of the moon. BJP cannot land it in the South India. Mind it. Following the footsteps of Doyen of social justice and Dravidian model, Tandai Periyar, Peraranja, Dr. Kalaignar, several fair-sighted initiatives and schemes for women empowerment were being implemented by the DMK government. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, is continuing the legacy of the Dravidian model governance. Today, welfare schemes for women that are being implemented in the Tamil Nadu over the last 5 decades. Equal rights for women in family properties, 1989. Increase the reservation for women in government jobs, 40%. Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme aimed at ensuring maternal nutrition. Schemes for education, marriage assistance and pre-marriages. Fare-free travel for women in government-run city buses. The Molu Ramarthamammayar Higher Education Assurances Scheme provides 1,000 rupees financial assistance to girls till they complete the recognized courses. The government of Tamil Nadu has launched the Grand Social Welfare Initiative for women, Kalaignar Magalir Urimai Togai Tittam, on September 15th. Though this scheme is monthly financial assistance of rupees 1,000 is provided to 1,06,50,000 eligible women family heads in the states. Madam, Tamil Nadu has become the role model state in the country due to the continuous efforts of our great leaders, Tandai Periyar, Peraranja, Dr. Kalaignar, Thalapathy M.K. Stalin. Madam, only 1 minute. Madam. I'm sorry. I have been asked to tell you that your time is over. Okay, just Madam, our Dravidian model government, we have fulfilled all our poll promises. But at the same time, we have the union government led by Sri Narendra Modi at the center for almost a decade. We have never seen any other government which never bothered to fulfill the poll promises. The Narendra Modi led by BJP government has several political and electoral promises never to be fulfilled. No other government has promised so much electoral jumlas than this government. We can publish volumes of electoral jumlas of Narendra Modi and his government. They promised that all the black monies stashed in foreign countries by Indians will be brought back and rupees 50 lakhs would be deposited in bank account of each and every citizen. This remains as a greatest jumla of BJP. The BJP has promised to provide 2 crore new jobs every year to the people of this country, especially the educated youth. But the unemployment problem has reached the highest in the history of the independent India. I conclude, Madam, when the Narendra Modi became the Prime Minister, he has promised the people of India that linking rivers, especially the peninsular rivers, but nothing happened so far. All these promises still remain as electoral jumla. It is a surprise, though the Women Reservation Bill is passed and the President's assent was given. The implementation of the Act will have to wait several years and pass through several orders. In the last 10 years, people of this country have seen and experienced enough jumlas and U-turns from this government. And I only wish that the people of India will teach them a lesson in 2024 electoral battle Don't keep for all women the electoral waiting. jumlas. Thank you, ma'am. Thank you. Shulaji. Judge, Honorable Vice Chairman, Madam, thank you so much giving me the permission to speak in my mother tongue Odia. From my party Biju Janata Dal, I support the bill. ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ବିଲ୍ କି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଏ କୋଟ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କୋଟ Women empowerment is not a slogan but a non-negotiable code for us. नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल ऊपर आलोचना होची इंडिया टुडे ग्रुप रे गतकाली पब्लिश हेची जे ओडिसा होची नारी शक्ति बंधन रे सबुठु आगरे एथिपाई मु गर्व अनुभव करे। स्वर्गत बिजू पट्टनायक जे कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थिले ओडिसा रो से गोटे कथा कही थिले सेटा बोधवे समस्त हृदय को छुईब जे मनटा छोट कले जातिटा छोट हो जाए सेथिपाई से प्रथम करी ओडिसा होची एभली राज्य जे प्रथमे 1992 मसिया रे 33 भाग स्थान संरक्षण करिथिला महिलांक पई पंचायत राज विधि व्यवस्था भितर एवं 33 भाग महिला सेतबळे निर्वाचित हेके आस्थिले
तांकर पुओ सुयोग्य पुत्र मोर नेता